नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि पहले की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका पहला प्रश्न है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। आपके ऑप्शन है वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, चित्र लिपि, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब भी किसी लिपि का विकास हुआ है तो सबसे पहले उसे चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया और बाद में उन चित्रों की सहायता से अक्षर और वर्णों को विकसित किया गया। तो लिपि का विकास सबसे पहले होता है चित्र के माध्यम से। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन का चित्र। पर्वत शब्द का समानार्थी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन पर्वत शब्द का समानार्थी है? आपके ऑप्शन है कोट, पादप, घन, आगार। कोट शब्द का अर्थ होता है पर्वत, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन का कोट। पर्वत शब्द का समानार्थी कोट है। इनमें से कौन सी ध्वनि अल्प प्राण नहीं है? आपके ऑप्शन है का, खा, गा, बा। का, गा और ब ये तीनों अल्प प्राण ध्वनियां हैं, परंतु खा अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन खा, यह अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अन और आह किस प्रकार के वर्ण कहलाते हैं? अयोगवाह, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर स्वर। तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। अन और आह को हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन का, अयोगवाह। कामायनी के लेखक कौन है? यह भी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसके ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। सबको पता होगा इसका जवाब, जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार हैं। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर, अभिनय, गीत, व्याख्या। इसमें से ऑप्शन का सही जवाब है प्रश्नोत्तर प्रणाली। अगर हम प्रश्न करते हैं तो इससे सक्रियता बढ़ती है। एक तो छात्रों में डर रहता है कि किसी भी समय उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है, इसलिए वो ध्यान से सुनते हैं। और दूसरा, प्रश्न का जवाब देने की उत्सुकता भी उनमें रहती है, इसलिए भी वो सक्रिय रहते हैं। तो प्रश्नोत्तर प्रणाली से हम छात्रों में सक्रियता को बढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? आपके ऑप्शन है पुस्तक, ममता, रमेश, अच्छाई। ममता, रमेश, अच्छाई। ममता, रमेश ये नाम है व्यक्तियों के, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अच्छाई से गुण का बोध हो रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक समूह को प्रदर्शित करता है। पुस्तकों के एक जात कैटेगरी को प्रदर्शित कर रहा है। पुस्तक का मतलब कोई भी पुस्तक हो सकती है, किसी भी विषय की, किसी भी राइटर की। तो सही जवाब है ऑप्शन का पुस्तक, यह जातिवाचक संज्ञा है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 8, 10। भूतकाल के 6 भेद होते हैं हिंदी में। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतु मद। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतु मद, ये 6 प्रकार हैं भूतकाल के हिंदी व्याकरण में। इंग्लिश व्याकरण में तो हर टेंस के 4 प्रकार ही हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि सर्वनाम के भी 6 प्रकार होते हैं। जागृत शब्द का विलोम क्या है इनमें से? विषुप्त, सुषुप्त, शयन, देव, चेतना। जागृत शब्द का विलोम होता है सुषुप्त। सही जवाब होगा ऑप्शन ख, सुषुप्त। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को
संज्ञा तो नहीं कहा जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। सर्वनाम ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इसलिए ये भी गलत होगा। और क्रिया से कार्य करने का बोध होता है, तो सही जवाब है ऑप्शन ख। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो काव्य के दो भाग हैं, एक दृश्य काव्य जिसे देखा जाता है और श्रव्य काव्य जिसे सुना जाता है। तो ये दोनों सही जवाब हैं, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ग। काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। पठन का अर्थ है, पठन का मतलब पढ़ना होता है। अब पढ़ना हम बोलकर भी कर सकते हैं और मन में भी पढ़ सकते हैं। तो हम जब बोलकर पढ़ते हैं तो वो है सस्वर वाचन, और जब मन में पढ़ेंगे तो वो है मौन वाचन। तो यहाँ पर पठन का दोनों अर्थ है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ग। सस्वर और मौन वाचन दोनों ही सही जवाब हैं। मरकट का पर्यायवाची शब्द। मरकट कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, और सबको पता भी होगा। मरकट का मतलब होता है बंदर, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन घ। मरकट का पर्यायवाची बंदर होता है। फा का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा। पा वर्ग। पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, और पा वर्ग में ही फा भी आता है, पा फा बा भा मा, तो इसका भी उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। सही जवाब है ऑप्शन ख। जब भी हम पा फा बा भा को बोलेंगे तो हम अपने ओठों को ध्यान से देखें तो हमारे ओठ टच होते हुए दिखाई देंगे, पा फा बा भा मा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, कवयित्री, कवित्री, कवयित्री, कवयित्री। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, कवयित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है कवयित्री। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा, संख्या, बोली, भाषा। वैसे तो वचन का मतलब प्रतिज्ञा भी होता है, वचन का मतलब बोली होता है, वचन का मतलब भाषा भी होता है, परंतु व्याकरण में हमने पढ़ा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन से एक वस्तु का बोध होता है, द्विवचन से दो का, और बहुवचन से दो से ज़्यादा का। तो यहाँ पर व्याकरण में वचन से हम संख्या का बोध कराते हैं, तो हमारा सही जवाब है व्याकरण में वचन का सही अर्थ संख्या से है। प्रत्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्यक्ष शब्द के हमें उपसर्ग को बताना है, प्रति, प्रत्य, प्र, प्रत। प्रत्यक्ष शब्द दो भाग से बना है, पहला है प्रति और दूसरा है अक्ष। उपसर्ग ऐसा शब्द होता है जो पहले लगाया जाए, तो अक्ष के पहले लगा है प्रति, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन का प्रति। प्रत्यक्ष शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। हमें बताना है कि वाक्य में हम पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं। वाक्य के प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, रेखा के रूप में। तो सबको पता है जब भी एक वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन ख, सूचना दी जाती है। जब भी हम बोलते हैं सूचना आ रही है, सूचना दी जाती है, सूचना दी गई है, तो इन सब वाक्यों से हमें समझना होगा कि इसका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। चौराहा शब्द में उपसमास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो चौराहा एक संख्यावाचक शब्द है।
संख्यावाचक। चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समूह, जहाँ पर चार राहें हों। तो ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं, जहाँ पर संख्या का बोध होता है। संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हो नवग्रह, चौराहा आदि केस में द्विगु समास होता है। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई के बारे में हमें बताना है कि यह कौन सा सर्वनाम है। अब कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये निश्चित नहीं है। जब भी निश्चित ना हो तो ऐसे सर्वनाम को हम कहेंगे अनिश्चितवाचक सर्वनाम, क्योंकि खड़ा व्यक्ति निश्चित नहीं है। कोई खड़ा है, अब इस कोई के बारे में हमें पता नहीं है, वह अनिश्चित है, इसलिए इसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में रखेंगे। तो यह एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। अच्छाई, मानवता, बचपन से गुण दोष का बोध होता है, अर्थात यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। गुण दोष का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनमें से कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? अर्थात किससे हमें परिमाण अर्थात मात्रा का बोध होता है? कैसा, लाल, तिकोना, थोड़ा। इसमें थोड़ा शब्द ऐसा है जिससे हमें एक मात्रा का बोध होता है। थोड़ा मतलब कम मात्रा, तो परिमाण का बोध कराने वाला शब्द है थोड़ा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां, प्रेमचंद। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। सही जवाब है ऑप्शन ग। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और आप सबने ध्यान से समझने की कोशिश भी की होगी। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अपनी तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करें।